Hello students. So now we will be starting with solving a question on holding company accounts, basically consolidated financial statements as we said. The way the question is, like, the question is based on where the date of acquisition. Let me write heading over here. Holding companies accounts, या फिर better to say consolidated financial statements. Consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में लिखता वेयर डेट ऑफ एक्विजिशन इज इन बिटवीन या फिर इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो कुछ भी ईयर है उसके बीच में लास्ट सम था. इफ यू रिमेंबर, लास्ट सम वाज डेट ऑफ एक्विजिशन वाज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. अभी ये वही सम है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, उसी का प्रैक्टिस करेंगे. कोई बात नहीं, आई नो एवरीबडी हैज सॉल्व्ड इट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड इट एक्यूरेटली, बट स्टिल वही सॉल्व करेंगे. अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा. सॉल्व किया आपने, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी वो भी समझेगा. डेट ऑफ एक्विजिशन के अकाउंटिंग में, मतलब अकाउंटिंग में तो नहीं, बट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे स्टेप्स में क्या चेंज आता है वो देखेंगे. फाइन. अभी सेकंड चीज़, ये पीडीएफ थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ये वाला फर्स्ट पेज थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा. जो क्वेश्चन है आंसर सही से दिखेगा आई गेस. फाइन, तो इसमें आपका कोई इशू नहीं है. मेरे साइड से वो पीडीएफ या अभी ब्लर है थोड़ा, ठीक है, बट आई गेस एटलीस्ट दिख रहा होगा. थोड़ा जूम कर देता हो. फाइन. गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 22 के बैलेंस शीट दिए होल्डिंग के एंड सब्सिडरी के. देखो अभी शेयर कैपिटल दिया है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹2 दिया है, शेयर कैपिटल दिया है. फाइन. रेवेन्यू रिजर्व्स दिए हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. रेवेन्यू रिजर्व सब्सिडरी का कुछ नहीं दिया, होल्डिंग का दिया है 80 एंड 60. होल्डिंग का 80 एंड रेवेन्यू रिजर्व कुछ भी नहीं दिया सब्सिडरी का, एंड पीएनएल अकाउंट में होल्डिंग का दिया है 80 एंड ये दिया है 60. ये सब कौन से डेट के बैलेंसेस है? 31 मार्च 22. डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है अभी पता नहीं. देन वी आर हैविंग क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल. ऑन एसेट साइड वी आर हैविंग बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी. ये किसके बुक्स में है? 2 लाख रुपीज़ होल्डिंग के बुक्स में है. देखो होल्डिंग के बुक्स में है, राइट. होल्डिंग के बुक्स में ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए. देन नंबर ऑफ शेयर्स सर कहाँ पे लगेंगे? सर नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे हमें रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालने फर्स्ट वर्किंग नोट. देन डेटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दिया है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है होल्डिंग लिमिटेड परचेस्ड शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड ऑन 31 ऑफ डिसंबर 21. ऑन 31 ऑफ डिसंबर 21 मतलब 31 ऑफ डिसंबर को डेट ऑफ एक्विजिशन है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन निकालूँ तो दिस इज़ 1 जनवरी है या ईयर क्या है? ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च है. दैट मीन्स 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22. दिस इज़ माई फाइनेंशियल ईयर. देखो ये 31 मार्च 22 का बैलेंस शीट है, राइट. तो ये एंड ड्यूरिंग दिस ईयर 9 मंथ्स होने के बाद 31 ऑफ दिसंबर पे डेट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब एक्विजिशन हुआ है इस डेट पे. सो दैट इज़ 9 मंथ्स एंड यहाँ पे 3 मंथ्स. लास्ट क्वेश्चन में यही चीज़ डिफरेंट थी. ये डेट ऑफ एक्विजिशन लास्ट केस में यही पे थी. ये डेट ऑफ एक्विजिशन ये पूरा का पूरा, ये डेट ऑफ एक्विजिशन ये पूरा का पूरा यही पे था. 1 अप्रैल इटसेल्फ वाज द डेट ऑफ एक्विजिशन. इन दिस केस ये वैसा नहीं है, इन दिस केस ये वैसा नहीं है. आई होप आपको समझ रहा है, ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. द प्रॉफिट और हाँ, सो इन दिस केस क्या करना पड़ेगा? मुझे करंट ईयर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एंड दोनों में यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड शोड अ लॉस ऑफ 84,000 ऑन 1 अप्रैल 21. मैंने बोला था बैलेंसेस दिए रहेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. ऐसा नहीं है कि इस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में इसलिए बैलेंसेस दिए हैं, नहीं. बैलेंसेस तो हर साल हर बार दिए होंगे. क्लोजिंग के कहाँ पे दिए होंगे? बैलेंस शीट में. देखो बैलेंस शीट में सब्सिडरी का बैलेंस कितना है? रिजर्व्स का, पूरा रिजर्व्स का सिर्फ 60 है, सिर्फ 60 है पीएनएल का, राइट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएनएल 60,000. अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना दिया है? शोड अ लॉस ऑफ 84,000 एज ऑन 1 अप्रैल 21. देखो 1 अप्रैल 21 को लॉस है 84,000. ये ऐसे हम सारे क्लास में किए हैं हमने.
फाइन, तो ये लॉस है 84,000, ये प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया देखो, मेरे स्टार्टिंग में मेरा लॉस था नेगेटिव 84,000, मतलब लाइक प्रॉफिट था नेगेटिव 84,000, दैट मीन्स लॉस था 84,000 का ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो मैंने पूरे साल में यार वो तो कमाया ही रहेगा ना, लॉस तो कमाया पूरा, एंड वो लॉस कवर होने के बाद कुछ एक्सेस कमाया, तब जाके मेरा बैलेंस 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर यार ये तो कमाया 84 तो भर के निकाला मैंने, लॉस ऑब्वियसली निकाला, तभी तो ये पॉजिटिव बैलेंस आया। जो निगेटिव में था मैं, वो पॉजिटिव में कैसे आऊँगा? प्रॉफिट करने के बाद ही तो आऊँगा। तो ऑब्वियसली मैंने 84 का तो प्रॉफिट किया, 84 का तो लॉस भर के निकाला, तो प्रॉफिट किया 84 का, प्लस और 60 किया, इसलिए आज बैलेंस 60 दिख रहा है, क्लोजिंग पे बैलेंस 60 दिख रहा है। दैट मीन्स कैन आई से माई करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर जो कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रहता है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वाला फॉर्मूला लगा तो 60 माइनस 84, दैट इज 60 प्लस 84, 60 माइनस 84, लॉस था -84, तो वो आया 60 प्लस 84, दैट इज 1,44,000, 60 प्लस 84, देखो 1,44,000 आ रहा है। दैट मीन्स मेरा करंट ईयर प्रॉफिट कितना है सर? 1,44,000। कैसे सर आया? देखो 84,000 का तो लॉस भर के निकाला, प्लस 60 का लॉस और प्रॉफिट कमाया, सो तब जाके अभी बैलेंस 60 दिख रहा है, जो कि स्टार्टिंग में -84 था। तो इस साल कितना कमाया? 60 भी कमाया, 84 भी कमाया, टोटल मिला के 144 कमाया, ये 1.44 लाख। आई होप आपको समझ रहा है, यही चीज़ें लास्ट टाइम भी की थी, यही चीज़ें लास्ट सम में भी की थी। क्लोजिंग लिया था और ओपनिंग लिया था, दोनों का डिफरेंस लिया था। समझ में आ रही बात? क्लोजिंग लिया था, ओपनिंग लिया था, दोनों का डिफरेंस लिया था, ठीक है। अभी अभी लास्ट टाइम क्या नहीं किया था सर? इसको अभी डिवाइड नहीं किया था, इसको किस में डिवाइड नहीं किया था? देखते हैं, रुको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये सेम चीज़ लिखता हूँ, फिर से ऊपर लिखता हूँ, तो दैट मेरे को नीचे स्पेस पूरेगा। 1.44 लाख, ठीक है। अभी लास्ट टाइम क्या नहीं किया था सर? अभी डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, लास्ट टाइम मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था, प्री एंड पोस्ट में डिवाइड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज उस टाइम यही रेट ऑफ एक्विजिशन थी यहाँ पे, तो पूरा का पूरा सब पोस्ट में ही था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब पोस्ट में ही था। अभी वैसा नहीं है, समझ में आ रही बात? अभी वैसा नहीं है, तो अभी मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस बेसिस पे डिवाइड करूँगा? अज्यूम प्रॉफिट्स आर अर्नड इवनली ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में प्रॉफिट्स इवनली अर्न हुए हैं, दैट मीन्स हर मंथ सेम प्रॉफिट हुआ है, 12 महीने रहते हैं, हर मंथ सेम प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे प्री एक्विजिशन में देखो ना, एक्विजिशन के पहले ये डेट ऑफ एक्विजिशन ये है राइट। तो इसके पहले कितने मंथ्स हैं? 9 मंथ्स है राइट, 9 मंथ्स है मेरे। तो 9 मंथ्स, ये वाले 9 मंथ्स हैं, ये 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स, 9:3 में मैं ये प्रॉफिट डिवाइड करूँगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आया पर मंथ का, इंटू 9 मंथ्स के लिए 108 आया, 108,000 एंड 3 मंथ्स के लिए आया 36,000। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट बन गया ये फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड। ये क्यों लगता है? एज सच मेरे को ये नहीं लगता, ये और ये, बट ये मेरे को क्यों लगता है? मेरे को गुडविल निकालने के लिए लगता है सर। करंट ईयर प्रॉफिट बताओ मुझे कभी आता है? वर्किंग नोट 5 कंसोलिडेटेड रिजर्व, यस बैलेंस शीट में हम लास्ट में लिखते हैं। वर्किंग नोट 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यस लिखते हैं। वर्किंग नोट 3 गुडविल, यस लिखते हैं। पर वर्किंग नोट 2 का कभी डायरेक्ट रेफरेंस बैलेंस शीट में लास्ट में आया था क्या? कभी लास्ट सम में नहीं आया था, बराबर ना? क्यों नहीं आया था? वो डायरेक्टली नहीं लगता, मुझे इनडायरेक्टली लगता है। इनडायरेक्टली उसका हेल्प मुझे गुडविल निकालने के टाइम, और गुडविल निकालते टाइम उसका यूज़ करता हूँ, एंड फिर गुडविल बैलेंस शीट में लिखता हूँ। तो अल्टीमेटली ये इसका इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्यों लगता है गुडविल निकालने के? गुडविल में मैं क्या करता हूँ सर? गुडविल में मैंने कितना दिया, मैंने इन दिस केस कितना दिया सर? देखो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे मैं जाऊँ, बताओ ये कितना दिया सर? मैंने 2 लाख दिया, और उसके बदले में मुझे क्या मिला सर? मुझे मिला ये शेयर कैपिटल एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन देखना है, फिर से ये बैलेंसेस नहीं देखने। डेट ऑफ एक्विजिशन को शेयर कैपिटल कितना था? अज्यूम टू बी सेम 2 लाख, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये है 31st ऑफ दिसंबर।
तो उस दिन सर रिजर्व्स कितने थे मेरे उस दिन, ये तो ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स पूरे देखने हैं मुझे, बराबर, शेयर होल्डर्स फंड्स पूरे देखने हैं, उसमें से ये 2 लाख सेम था तो ये ले लिया। ये रिजर्व्स कितने थे दोनों मिला के, ये रिजर्व्स कितने थे दोनों मिला के, आई डोंट नो। ये 31 मार्च का बैलेंस है, ये 60,000 जो दिया है ये हमने यहाँ पे लिया है 60,000, राइट। ये 31 मार्च का बैलेंस है। ओपनिंग का बैलेंस -84 था, ये भी मुझे पता है, बट क्या मुझे 31 दिसंबर का बैलेंस, इस दिन का बैलेंस पता है क्या? नहीं पता। इस दिन का बैलेंस मुझे नहीं पता, तो वो मैं कैसे निकालता हूँ? वो मैं लेता हूँ ऐसे, ये बैलेंस लेता हूँ, पहले -84 था, वो वैसे का वैसे रहेगा, एंड फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड कितना कमाया मैंने, ये रहा 108 कमाया, 108 कमाया, 1.08 लैक्स, और ये 84,000 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में -84 था, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 9 मंथ्स मैंने कितना कमाया, 108 कमाया, 1,08,000। सो मेरा लॉस तो मैंने भर के निकाला, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग अप टू दिस पीरियड कितना कमाया, अप टू दिस पीरियड मेरा रिजर्व्स क्या होगा, रिजर्व की पोजीशन क्या होगी इस पीरियड को, 1 अप्रैल को बताने जाऊँ तो रिजर्व की पोजीशन थी -84। देन 1 अप्रैल से लेके अप्रैल का महीना गया, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना गया, मैं प्रॉफिट कमाते गया, कितना कमाया, 108 कमाया, 108 कमाया। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं रिजर्व्स देखूँ 9 मंथ्स के बाद, दैट इज़ दिसंबर तक आने के बाद अगर रिजर्व्स देखूँ तो दैट वुड बी 108 कमाया था मैंने, सॉरी मेरा -84,000 का लॉस था पहला, वो मैंने भर के निकाला, और प्लस मतलब -84,000 प्लस करूँगा मैं 108 का प्रॉफिट कमाया, तो नेट मेरे पास कितना बचा पुराना लॉस होने के बाद। अभी मेरा रिजर्व्स का पोजीशन इस दिन कितना आया, 24,000। कैसे आया सर 24,000? पुराना लॉस 84,000 का था, पहले वो भरने में मेरा प्रॉफिट निकल गया, वो रिकवर होने में मेरा एक लाख 8,000 जो कमाया ना, उसमें से 84,000 तो वो पुराना लॉस रिकवर होने में गया, इसमें से मतलब लाइक थोड़े महीने, मतलब लाइक लेट्स से 9 मंथ्स है, उसमें से 5-6 महीने तो ये लॉस रिकवर होने में गया, एंड उसके बाद जो कमाया थोड़ा थोड़ा वो बचा के, वो सब बचा के मेरा 24,000 आज के दिन पे खड़ा है मेरा बैलेंस, आज के दिन पे मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे, ठीक है। मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस क्यों लगता है सर, गुडविल निकालने, आई होप आपको ये पता है। सो मैंने ये मेरा रिजर्व्स निकाला, इसलिए मुझे ये प्री एंड पोस्ट करना पड़ता है, समझा, इसलिए मुझे ये प्री एंड पोस्ट करना पड़ता है। आई होप आपको समझ रहा है, सो दैट मैं ये बैलेंस निकाल सकूँ। ये बैलेंस कैसे, अगर नहीं तो निकलता ही नहीं ना, ये 84,000 था मेरे पास ऊपर, उसका कुछ यूज़ नहीं था, ये 60,000 था, इसका कुछ यूज़ नहीं था, इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसको प्रोपोर्शनेट किया, और इस दिन को खींच के लाया, ये 84 को मैंने इस दिन तक खींच के लाया, एंड वो कितना निकला, 224। तो एज ऑन दिस डेट ऑफ एक्विजिशन आई हैड रिजर्व्स ऑफ 24,000, सब्सिडरी हैड रिजर्व्स ऑफ 24,000। तो जिस दिन मैंने एक्वायर किया, और एक्वायर करने के लिए कितना पैसा दिया, 2 लाख रुपए दिए, तो उसके बदले में मुझे क्या मिला, उसके बदले में मुझे मिला शेयर कैपिटल 2 लाख का मिला। ऑब्वियसली मेरा शेयर, सिर्फ मेरा शेयर कितना है वो देखना पड़ेगा, मेरा खुद का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, वो शेयर, और ये रिजर्व्स का बैलेंस जो मैंने अभी निकाला 24,000, उसमें से मेरा शेयर, मतलब दोनों का एडिशन अगर मैं करूँ तो नेट शेयर होल्डर्स फंड 2,24,000 मुझे मिले, एंड 2,24,000 का 75 या फिर 60 कुछ भी तो परसेंटेज होगा, देख लो एक बार आंसर में, मैं देखता हूँ 80% है यहाँ पे, तो 80%, इसका 80% मुझे मिला, तो मेरे से क्या गया और मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये 224 का 80%, और मेरे से गया ये 2 लैक्स, तो ये डिफरेंस बनेगा मेरा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व एंड उसके बाद के वर्किंग नोट्स आपको पता है, फाइन। अगेन पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करना कंप्लीट कर देते हैं, आधा ही पढ़ा है हमने। डेटर्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम होल्डिंग लिमिटेड अमाउंटिंग टू 5,000, ये लास्ट में एडजस्टमेंट करते हैं अपन, यू नो दैट राइट, यही मैं जो बता रहा था हर टाइम, तो ये वही है कि डेटर्स ऑफ सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी के डेटर्स में होल्डिंग से रिसीवेबल अमाउंट इंक्लूडेड है, तो ठीक है, वो लास्ट में हम देखते हैं, ठीक है। अभी अ सर्टन रेशो ऑफ, क्या क्या करना है, सर्टन रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज, वो तो वैसे भी करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट वैसे भी करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, गुडविल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सारी चीज़ करने हैं, ठीक है।
करते हैं, एक एक करते जाते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, यू नो दैट राइट. रेशियो ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर? मेरा इन्वेस्टमेंट सब होल्डिंग में कितना, सब्सिडरी में कितना है देख लो. पहले क्वेश्चन में से सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो नहीं लग रही. वो ये नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है. ठीक है, ठीक है, ये रहा डन. अभी रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था सब्सिडरी में, देखो ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड, कितने हैं 80,000. और सब्सिडरी के टोटल खुद के शेयर्स कितने हैं देखो, सब्सिडरी का टोटल देखना है. ये 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और हर एक का फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है. दैट मीन्स 2 लाख इज टोटल कैपिटल, डिवाइडेड बाय 2 करूँ मैं तो 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. 1 लाख, एक 2 रुपये के 1 लाख शेयर्स, तब जाके 2 लाख 2 लाख हो रहे हैं राइट. सो 1 लाख इज माई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. उसमें से 80,000 होल्डिंग के पास है. 1 लाख में से 80,000, दैट मीन्स 80%. ये 1 लाख में से, यहाँ पे कैलकुलेशन आप दिखाओ, ये रहा कैलकुलेशन. 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, 80,000 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे दिखा सकते हो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ नहीं, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, सॉरी, इंटू 100. ठीक है, तो ये करोगे तो 80% आ जाएगा. आई होप ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकला मेरा 80% एंड 20%. देन आई कॉम्प्यूट करंट ईयर्स प्रॉफिट. फिर से कैसे निकालना है करंट ईयर्स प्रॉफिट सर? करंट ईयर प्रॉफिट निकलता है क्लोजिंग बैलेंसेस माइनस द ओपनिंग बैलेंसेस. मेरे डैड ने मुझे कितना दिया था, उसमें से मेरे पास अभी कितना बचा, एंड स्टार्टिंग में कितना दिया था. अभी 10 रुपये बचा, स्टार्टिंग में 100 दिया था, तो डिफरेंस 90 मैंने खर्चा किया. या फिर अदर वे राउंड मेरे पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे और आज मेरे पास 250 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स 150 मैंने कमाए ड्यूरिंग द ईयर मैंने कमाए राइट. सिमिलरली मेरे पास स्टार्टिंग में नेगेटिव 84 था, अभी मेरे पास 60 है, तो मैंने नेगेटिव 84 तो भर के निकाला, प्लस 60 पॉजिटिव में आया, मैं टोटल मैंने 108 कमाया. टोटल मैंने, सॉरी 108 नहीं, 108 तो बाइफर्केशन है, 144 कमाया. तो वही निकला मेरा करंट ईयर्स प्रॉफिट. ये देखो, प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 22 माइनस द प्रॉफिट एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल ओपनिंग, दैट इज ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर मैं करूँ 60,000 माइनस 84 तो प्लस हो जाएगा, दोनों मिला के 144 आ जाएगा, दोनों मिला के 144. तो ये बन गया मेरा करंट साल का प्रॉफिट. इस साल मैंने 144 कमाया. अभी उसमें से क्या ये थर्ड वर्किंग नोट मुझे बनानी है अगर इस बार? यस, इस बार बनानी है. लास्ट टाइम क्या मैंने ये बनाई थी? नहीं बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी. इस बार बनानी है मुझे. क्यों? तो इस बार डेट ऑफ एक्विजिशन इन बिटवीन द ईयर है. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हमेशा ये चीज़ पहले चेक करो कि डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है. ठीक है. सो नाउ रिजर्व्स देख लो. प्री एक्विजिशन रिजर्व्स बोला, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं देखो. कैसे निकालूंगा? प्री एक्विजिशन मतलब इस डेट के रिजर्व चाहिए मुझे. क्यों चाहिए सर इस डेट के रिजर्व? मैंने बताया ना, गुडविल निकालने के लिए इस डेट के रिजर्व लगेंगे. मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला तो शेयर होल्डर्स फंड का 80% मुझे मिला. एंड शेयर होल्डर्स फंड उस दिन के कितने थे मुझे पता नहीं. 84 उस दिन के नहीं थे, 60 उस दिन के नहीं थे, तो उस दिन के निकाले मैंने इन दोनों को, इन दोनों का इक्वेशन पे से. ठीक है, तो ये आए मेरे 24,000, तो वही मैंने नीचे निकाले हैं. ये देखो कैसे. प्रॉफिट एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल को मेरा लॉस था 84,000 का, तो वो नेगेटिव 84,000 लिख दिया. एंड 84 से लेके मैंने 108 कमाया ड्यूरिंग दिस ईयर, 108 कमाया प्री. ये 108 कैसे आया वो आप ये देखो यहाँ पे, ये जो ऊपर 144 आया करंट ईयर का प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है ना. देखो ना, ये करंट ईयर का प्रॉफिट था वर्किंग नोट 2 राइट. तो इस करंट ईयर प्रॉफिट को मैंने डिवाइड किया प्री में एंड पोस्ट में. कैसे डिवाइड किया सर? रेशो में से. कौन सा रेशो सर? इन दिस केस इवनली प्रॉफिट अक्रूड था, देयरफॉर 9 मंथ्स और 3 मंथ्स आया. मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था आपको कि कभी कभार आपको जो प्री प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में देते थे कि लाइक
लेट्स से क्या था वो, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, ठीक है एक काम करते हैं 9:3 में इसको डिवाइड करते हैं, इसको 9:3 में डिवाइड करते हैं, करो तो दैट कम्स टू 144 डिवाइडेड बाय 12, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 इक्वल्स टू 108 एंड बैलेंसिंग 3 इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये प्रॉफिट आया मेरा। मैंने क्लास में बताया था आपको, मैंने क्लास में बताया था कि अगर अगर ये प्री एंड पोस्ट इवनली ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐसा नहीं होता, एंड उन्होंने बताया रहता कि लेट्स से प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इज 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इज 2 टाइम्स, ट्वाइस, मतलब मंथली एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स इज ट्वाइस द प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कैसे किया रहता, ये दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन 9 मंथ्स के बाद वाली, ये 9 मंथ्स के बाद वाली डेट ऑफ एक्विजिशन है, वो बोल ये 6 मंथ्स अज्यूम करके चलते हैं और ये बचे हुए 6 मंथ्स। तो दे आर सेइंग कि प्रॉफिट फॉर एवरी मंथ फॉर इन फर्स्ट 6 मंथ्स, ये पहले 6 महीने में हर एक साल का, हर एक मंथ का प्रॉफिट डबल है। तो अगर ये एक हर एक मंथ का x है तो ये हर एक मंथ के लिए 2x हो जाएगा, राइट, ये हर एक मंथ के लिए 2x हो जाएगा। आई होप समझ रहा है आपको। और टोटल 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 12x, जाने दो, हर एक मंथ के लिए 2x हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पूरा एक्स 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 ये सब एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्रॉफिट है, एक्स प्रॉफिट है, एक्स प्रॉफिट है, एक्स प्रॉफिट है और एक्स प्रॉफिट है। 6 महीने के लिए एक्स 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 प्रॉफिट है, राइट। और यहाँ पे 6 महीने के लिए 2x 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 है, डबल है ना यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, मुझे 6 मंथ्स का नहीं, मुझे तो 9 मंथ्स के पहले चाहिए और 9 मंथ्स के बाद चाहिए। तो पहले वाले 9 मंथ्स में अगर मैं डेट, बिकॉज ये डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरा, तो पहले वाले डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट कितना है, ये 2x 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 2x, 6 महीने के लिए 2x, तो कितना हो गया, ये 12x हो गए। और प्लस ये बाद वाले 3 मंथ्स के लिए, ये बाद वाले 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स, ये बाद वाले 3 मंथ्स के लिए x x x 3 बार x प्लस 3x, राइट। तो टोटल हो गई ये 15x। एंड ये बाद वाले मंथ्स के लिए, ये बाद वाले मंथ्स के लिए कितने मंथ्स है, ये 9 के बाद 10 11 12, 3 मंथ्स है। 9 मंथ्स तो यहाँ पे हो गए ना डेट ऑफ एक्विजिशन तक, तो उसके बाद 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स के लिए 3x बिकम्स माई प्रॉफिट। सो माई रेशियो बिकम्स 15:3। तो इस रेशियो में मैं प्रॉफिट को डिवाइड करूँगा, इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करूँगा यहाँ पे प्री एंड पोस्ट में करते टाइम। समझ में आ रही बात, आई होप आपको ये समझ रहा है। हाँ, आई होप आपको ये समझ रहा है। ये हमने आपने कब किया था, प्री एंड पोस्ट के टाइम किया था। तो सिमिलरली ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि ऐसे ऐसे होगा, मतलब लाइक इसके वेरिएशंस आ सकते हैं कि लाइक यहाँ पे 6 मंथ्स है तो लाइक 3 मंथ्स में ये प्रॉफिट था, तो ऑल दोज थिंग लाइक यार कम्प्लीटली इट इज़ लाइक कम्प्लीटली प्री एंड पोस्ट वाला जो टर्म 1 में किया था ना आपने, वो वाला। ठीक है, अभी के लिए रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे फोकस करते हैं। प्री एंड पोस्ट का ये डिवीज़न किया मैंने, प्री एंड पोस्ट का ये डिवीज़न किया मैंने, तो ये रहा, यही मैंने यहाँ पे निकाला। ये देखो 108 ये आया। तो अभी मुझे क्या निकालना है, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, उसको डिवाइड किया। अभी मुझे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स निकालने हैं। प्री एक्विजिशन मतलब ये वाले इस डेट के रिजर्व ये निकालने हैं। आई एम सॉरी, सब रब हो गया, लेट मी बैक जाने दो। ठीक है, अभी नहीं लिख सकता मैं, फाइन। ये था आई गेस 24,000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 24 था इस दिन का। ठीक है, ठीक है। अभी कैसे निकालना है इस दिन का प्रॉफिट सर, 84 पहले का लॉस प्लस इस टाइम कमाया हो 108, तो ये आया 84 पुराना वाला लॉस, और इस बार जो इस बार मतलब प्री एक्विजिशन में जो कमाया ये वाला 108, वो यहाँ पे आया 108 ये वाला। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास 24 का बैलेंस बचा एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 24 का बैलेंस बचा। ठीक है, एंड पोस्ट का मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया, जो ऊपर कैलकुलेशन किया है वही यहाँ पे किया है। करंट ईयर का प्रॉफिट 1,44,000 इंटू उसका प्रपोर्शन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3/12। ठीक है, तो ये यहीं पे निकाला। ठीक है, देन मैंने गुडविल निकालना चालू किया।
अब मैंने गुडविल निकालना चालू किया। ये बीच में 2 स्टेप्स बढ़े, ये 2 मतलब एज सच कुछ बड़े नहीं है, ये करंट ईयर प्रॉफिट में ही ये इंक्लूडेड स्टेप कर सकते हो आप। करंट ईयर प्रॉफिट 144 निकालना और नीचे ये जैसे यहाँ पे बाइफर्केशन किया है वैसे आप नीचे ऐसे बाइफर्केशन कर दो दोनों का, चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक स्टेप। उसके बाद गुडविल, उसके बाद आया गुडविल। गुडविल कैसे निकालना है सर? कितना दिया? 2 lakhs दिया। कहाँ से आया? बैलेंस शीट देखो, देखो बैलेंस शीट, ये देखो 2 lakhs इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, राइट। तो 2 lakhs दिया, 2 lakhs दिया और उसके बदले में क्या मिला सर? क्या मिलता है बदले में? शेयर होल्डर्स फंड्स मिलते हैं सर। शेयर होल्डर्स फंड कौन से दिन के देखने हैं सर? डेट ऑफ एक्विजिशन के। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर होल्डर्स फंड्स कितने थे सर? ये देखो यहाँ पे किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, कैपिटल 2 लाख ही था एंड ये 24 रिजर्व्स 24 थे। वो कहाँ से आए सर? ये 24 यहाँ से आए। कैसे आए सर? वो 84 प्लस 108 करके, तो ये वाला -84 प्लस 108 ये करके ये जो 24 आया ना वो यहाँ पे यूज़ किए अभी, यहाँ से यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या मिला सर? ये 2 लाख के अगेंस्ट क्या क्या मिला मुझे? सब माइनस करना है। 2 लाख के अगेंस्ट जितना कुछ भी मिला वो 2 lakhs मिला, शेयर कैपिटल 24,000 मिला, रिजर्व्स प्री एक्विजिशन के रिजर्व्स पर क्या पूरे के पूरे मेरे थे? क्या पूरे के पूरे मेरे थे? नहीं, मेरे नहीं थे। ये 100% वाला कॉलम है, ये देखो मैं बोल रहा था ना आपको ऐसे बना सकते हो। ये 100% का कॉलम, मेरा 80% का शेयर। तो देखो ये 100% 2 lakhs बने, 80% 1,60,000 बने, 100% 24,000 बने, उसका 80% लिया 19,200 आया। तो दो चीज़ें आ गई, दो चीज़ें आ गई। सो नाउ आई एम डन विद, ये मुझे मिला। क्या क्या मिला? ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से मैंने माइनस कर दिया ये नेट इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने नाम दिया है नेट एसेट्स। आप उसको कुछ भी नहीं नाम दे सकते, आप डायरेक्ट माइनस कैपिटल कर सकते हो, माइनस कैपिटल प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये माइनस किया आपने 1,60,000 और 19,200, 19,200 कैसे आया? ये 24,000 का 80%, ठीक है। तो 2 lakhs माइनस 1,60,000 माइनस 19,200 इक्वल्स टू 20,800 बन गया मेरा। देखो क्या है, अभी देखो क्या है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। माइनस प्लस पे मत जाओ गाइज, देखना है दिया कितना मिला कितना। मिला कितना मुझे? 1,60,000 का कैपिटल मिला प्लस 19,200, 24,000 में से 19,200 के रिजर्व्स बन गए मेरे। तो टोटल मुझे मिला 1,79,200। किसके बदले में मिला इतना? 2 लाख दिए तो 1,79,000 मिला, मतलब कम मिला। ज़्यादा पे किए तो ज़्यादा क्यों पे करते हैं बॉस? गुडविल के लिए, गुडविल है ये, पॉजिटिव फिगर गुडविल है ये, ठीक है। तो ये आया मेरा गुडविल, ये आया मेरा गुडविल। गुडविल के बाद क्या कंप्यूट करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आपको भी पता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जिसका ऊपर 25% सॉरी 80% लिया, ये किसका किसका 80% लिया है? देखो 2 lakhs का और 24,000 का 80% लिया है, राइट। ये देखो कॉलम में 100% वाले कॉलम में ये दो फिगर्स है, उसका 80 यहाँ पे कंसिडर किया है, राइट। तो जिसका 80 ऊपर लिया उसका 20 नीचे लेंगे। ये देखो वही सारी चीज़ें, 2 lakhs 24,000 ये यहाँ पे थी, 2 lakhs 24,000 वो यहाँ पे आ गई। ये कॉलम 100% वाला कॉलम बन गया। ये बचा हुआ अभी 80 का 20, 80 ऊपर गया, 20 यहाँ पे आया। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। सो ये आया 20 यहाँ पे, इसका 20% 40,000, इसका 20% 4,800, ये दो आए। बट ये तो सर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन था, ये तो अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन था, राइट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये डेट ऑफ एक्विजिशन वाले फिगर्स थे, राइट। सभी फिगर्स देखो 2,24,000, ये 24,000 कब का था? डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ये, राइट। तो अभी उसके बाद वाला, उसके बाद वाला कहाँ पे है? पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन देखो कितना है, पोस्ट एक्विजिशन 36 है। तो ये 36 यहाँ पे आया, उसका 20% यहाँ पे आया, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया तो मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अभी फिर से देखो 80% यहाँ पे, इन दोनों का 80% यहाँ पे कंसीडर है, इन दोनों का उन्हीं दोनों का 20% यहाँ पे कंसीडर है, ठीक है। तो ये एक ये पूरा हो गया 100%। पर ये 36,000 का सिर्फ 20% यहाँ पे कंसिडर्ड है। अभी 36,000 पेंडिंग है, 80% ऑफ 36,000 पेंडिंग है, तो वो यहाँ पे कंसिडर करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में। तो अभी 7th वर्किंग नोट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स बनेगी अपनी, जिसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% बचा हुआ आ जाएगा,
मतलब देखो 100% में से 80% यहाँ पे कंसिडर हुआ, ये दोनों का 80% यहाँ पे कंसिडर हुआ, 20 यहाँ पे कंसिडर हुआ, ये 36 का 20 यहाँ पे हुआ, 80 यहाँ पे हुआ, सबका सब हो गया, सबका 100% हो गया। एंड लास्ट बचा हुआ उसमें ऐड कर देते हैं अपन होल्डिंग का खुद का, एक ही फिगर ऐसे रहती है। मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया है, एक तो कंसेप्ट वीडियो में किया, एक तो सम वाले वीडियो में किया, और अभी फिर से कर रहा हूँ कि एक ही अमाउंट है अदर देन ऑब्वियसली दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ही अमाउंट है जो कि बैलेंस शीट से उठाते हैं अपन होल्डिंग के, दैट इज दिस, ये आ गई रेवेन्यू रिजर्व एंड P&L। अभी दोनों को मिला के लेना है, एक लेना है कैसे भी ले लो आपके, अगर प्रॉफिट लिख रहे हो कैपिटल प्रॉफिट निकालना है तो 80,000 ले लो, रिजर्व्स निकालने हैं तो पूरा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया है देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, सिर्फ प्रॉफिट लिया है 80,000, ठीक है। तो बाद में कंसिडर कर लेना, रिजर्व एंड सरप्लस के अलग नोट बना देना, ये बना दिए थे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसके बाद बना देना वर्किंग नोट 8 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें आ जाएगा फर्स्ट होल्डिंग का, ये वर्किंग नोट 7 वाला कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, कंसो प्रॉफिट्स कितने आए सर, 108,800 आ गए, ये वाला, ठीक है। और उसमें एक बचा हुआ फिगर लास्ट वाला मैंने ले लिया रिजर्व एंड सरप्लस का, बी जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, ये ऊपर लेते तो भी चलता, सिर्फ रिजर्व्स नाम कर देते, टोटल रिजर्व ले रहे हो तो रिजर्व्स नाम कर दो। सो 1,45,000, ये 80 कंसिडर्ड है, 1,45,000 अभी करूँगा कंसिडर्ड, ये 80 यहाँ पे कंसिडर्ड है जो कि इसमें आ गए, और अभी 1,44,000 की था, क्या कितना था आई डोंट रिमेंबर, 1,45,000 तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो 108,800 प्लस 145 करूँ मैं तो दैट कम्स टू 253,800, ये आपकी फिगर बैलेंस शीट में दिखेगी रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो सारे वर्किंग नोट्स हो गए, अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। कैसे बनाना है सर, मैंने बताया है, सारे एडिशंस करने हैं स्टार्टिंग विद एसेट्स, राइट। तो देख लो एसेट्स देख लो, ये रहे एसेट्स, पहले बॉक्स करते जाते हैं, लास्ट टाइम जैसे बॉक्स करते जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 80 प्लस 50,000 1,30,000, डेटर्स में एडजस्टमेंट है, ये आया 1,30,000 राइट, 80 प्लस 50 तो 1,30,000 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,30,000, ठीक है। अभी डेटर्स में एडजस्टमेंट है तो वो बाद में करते हैं। अदर देन दैट क्या ये इन्वेस्टमेंट लिखना है, ये पेंडिंग रखा है, पेंडिंग का पी कर दिया, ठीक है। ये क्या ये लिखना है सर, ये नहीं लिखना, ये क्यों नहीं लिखना, ये नहीं लिखते इन्वेस्टमेंट, वो एडजस्ट हो गई है ऑलरेडी गुडविल के अगेंस्ट, ठीक है। बिल्डिंग का एडिशन ले लो, 4 लाख प्लस 208 608 बिल्डिंग 608, ठीक है। एसेट साइड पे और क्या है देखो, एसेट साइड के और क्या है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई एसेट साइड, ठीक है। गुडविल है क्या, गुडविल आया है क्या इन दिस केस, वर्किंग नोट 3 देखो अपना, वर्किंग नोट 3 ये वाला, ठीक है। सॉरी बीच में डिस्टर्बेंसेस आ गए, अभी वी वेर कहाँ पे थे हम, हाँ हम सारे एसेट्स के एडिशन कर रहे थे। एसेट्स में और कुछ है क्या देखो, नहीं ये अपना हो गया है, ये दोनों हो गए। अभी इन दिस केस अपना गुडविल आया था राइट, तो गुडविल चेक दिस वर्किंग नोट, अपना थर्ड वाला वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट एक ही है, ये वर्किंग नोट एक ही बोल सकते हो आप, कर जैसे जो भी उसकी नंबरिंग करना है। गुडविल कितना आया 20,800 इतना आया था गुडविल अपना, तो 20,800 गुड बैलेंस शीट एसेट साइड लिख लो, 20,800 गुडविल लिख दिया, ठीक है। अभी लाइबिलिटी साइड एसेट साइड हो गई पूरी, अभी लाइबिलिटी साइड देखो क्या क्या है, क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, ये ऊपर वाला तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। अभी ये एडजस्टमेंट देखो, डेटर्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम होल्डिंग, मतलब ये जो डेटर्स है सब्सिडरी की, ये वाली ये एसेट साइड पे सब्सिडरी के दिख रहे होंगे, ये 1,10,000, उसमें 5,000 रुपये ऐसे है जो कि होल्डिंग से रिसीवेबल है,
राइट, समझ रहे हो? मतलब इसमें 5000 है जो होल्डिंग से आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ना अगर इसमें होल्डिंग से आने वाले 5000 हैं तो दैट मीन्स होल्डिंग के इसमें होल्डिंग के क्रेडिटर्स में वो दिख रहे होंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 5000 माइनस करेंगे और यहाँ से भी 5000 माइनस करेंगे। जो ये पेंडिंग वाला मैंने हटा देता हूँ और अभी कर देता हूँ एडजस्टमेंट, यहाँ से भी 5000 हटाएंगे। समझा ना आपको क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया मैंने ऐसा, समझा ना? बिकॉज यहाँ पे सब्सिडरी में होल्डिंग के इंक्लूडेड है, होल्डिंग के इसमें सब्सिडरी के इंक्लूडेड है, तो दोनों को निकाल लिया मैंने। तो ये कितना बनेगा मेरा, ये अगर मैं डेटर्स में अगर अभी लिखना चाहूँ तो इट वुड बी 1,60,000 प्लस 1,10,000 माइनस 5000, दैट इज 2,65,000। इट कम्स टू 2,65,000, तो 2,65,000 लिखूंगा मैं। ये रहा 2,65,000। कैसे आया सर 2,65,000 कैसे आया? देखो 1,60,000 लिया मैंने, 1,60,000 लिया मैंने, प्लस किया मैंने 1,10,000, 1,10,000 माइनस किया 5000, माइनस किया 5000। ठीक है, ठीक है। देन नाउ नाउ चेक चेक मेरी एसेट साइड ये जो पेंडिंग थी ना वो भी हो गई, ये जो पेंडिंग थी वो भी हो गई। ठीक है, इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूँ, इसको भी मैंने बॉक्स कर दिया। ठीक है, तो ये एसेट साइड अभी सारी हो गई। लाइबिलिटी साइड देखता हूँ, लाइबिलिटी साइड में मैं देख रहा था वो ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देख रहा था मैं। तो क्रेडिटर्स देखो मेरा 1,20,000 प्लस 64 माइनस 5, 1,20,000 प्लस 64 माइनस 5 क्यों किया? आई होप आपको याद समझा है अभी, लाइक राइट। बिकॉज फिर से बता देता हूँ कि 5000 ऑफ डेटर्स इंक्लूडेड इन सब्सिडरी, सब्सिडरी के जो डेटर्स में 5000 इंक्लूडेड थे वो होल्डिंग से आने वाले थे, तो दैट मीन्स होल्डिंग के बुक्स में वो क्रेडिटर्स होंगे। अगर सब्सिडरी के बुक्स में डेटर्स है तो होल्डिंग के बुक्स में क्रेडिटर्स होंगे, तो इसमें से इस क्रेडिटर्स में से उसको माइनस कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट कम्स टू 179। ये आया 179। कैसे आया सर क्रेडिटर्स 179 कैसे आए सर? ऐसे 1,20,000 1,20,000 प्लस प्लस 64,000 माइनस 5,000। ठीक है, आई होप आपको समझा है। तो ये आया 1,79,000। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। देन नाउ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 95 प्लस 44, 95 प्लस 44 नियरली एडिशन कर रहा होगा, कुछ नहीं, 139 आया, ये 139 आया, ये रहा 139। ठीक है, अभी सारे लाइबिलिटीज़ हो गए, सारे लाइबिलिटीज़ हो गई, ये एसेट साइड हो गई थी, ये लाइबिलिटी साइड हो गई मेरी। तो आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। नाउ बचा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड। उसमें मुझे पता है मैं शेयर कैपिटल लिखता हूँ सिर्फ होल्डिंग का, सिर्फ होल्डिंग का लिखता हूँ। ये सब्सिडरी का 2 लाख ऐड नहीं करता मैं, ये नहीं करता ऐड, राइट, ये नहीं करता ऐड, तो ये मैं नहीं करूँगा ऐड। 4 लाख रुपीज़ वैसे का वैसे लिख दूंगा। बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल 4 लाख लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा वर्किंग नोट 5 बनाया था मैंने, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये देखो, रिजर्व एंड सरप्लस 253,800, 253,800 ये यहाँ पे आ गए रिजर्व एंड सरप्लस। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया था, ये वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 52,000 है मेरा, तो ये मैं इमीडिएटली भाई यहाँ पे लिख दूंगा 52,000। अभी कैपिटल रिजर्व क्या है, क्या अगर होता तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर, तो कैपिटल रिजर्व नहीं, इन दिस केस गुडविल है, तो वो नीचे ऑलरेडी कंसीडर किया है। सो दैट मीन्स मैंने अभी सारे आइटम्स कंसीडर कर दिए, सारे आइटम्स कंसीडर कर दिए। आई डोंट थिंक मैंने कोई आइटम मिस आउट किया है। चेक द बैलेंस शीट, चेक द बैलेंस शीट एंड इट विल टैली। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, सब हो गया। मेरे से अभी वो गलती से रब हो गया and I guess I cannot change that again। मैं फिर से नहीं उसको ये कर सकता, I don't have that option of going back। फाइन, बट आई गेस मेरी सारी बैलेंस शीट कवर्ड थी एंड मेरा आंसर टैली हो रहा था। फाइन, मेरी बैलेंस शीट फिर से देख लेते चलो एक बार, ये पूरा नहीं थोड़ा सा, मतलब लाइक ये 4 लाख आई रिमेंबर ये कंसीडर किया था, 253 कंसीडर किया था, 52 भी कंसीडर किया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये एडिशन तो हमने दोनों ने किया था। ये 608 वॉज मेयरली एडिशन, गुडविल आया था एंड 265 एंड 30 ये सब किया था। तो दैट इज 123,800 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है, यही नोट 253,800 यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो आई होप नाउ
you would be able to solve consolidated problems on consolidation in a better way, at least in a better way, जिससे पहले like इससे पहले जितना था उससे कोई ज़्यादा क्लियरिटी आया होगा. आई होप दिस. फाइन. फिर भी कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन या फिर व्हेन वी मीट. फाइन. थैंक यू.